This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत अता करे और जिस काम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको सही तरीके से तकमील तक पहुंचाने की हिम्मत अता करें। आज हमारे पास जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं? हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आज हम टैक्सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किन बेसिस पे बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट है वो उसकी बेस यानी हमें टैक्स वालों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके लिए क्या इख्तियार दिया है कि हम उसको कैसे बना सकते हैं, राइट। यानी उसकी दो बेसिस जो हम डिस्कस करते हैं, या तो उसकी एक्रूवल बेसिस होगी या उसकी कैश बेस होगी। पहली बात तो ये है। तो अकाउंटिंग में हमारे पास क्या ऑप्शन है? आज हमने दोनों चीज़ों को सीखना है कि अकाउंटिंग में और टैक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट सीखेंगे तो फिर हमें टैक्स का भी अंदाज़ा होगा कि टैक्स में हमें क्या चीज़ की इजाज़त है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये एक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। दूसरी चीज़ हमने ये इसके अंदर ये देखेंगे कि यही चीज़ जो हमें एग्ज़ाम के अंदर कैसे टेस्ट होगी। हमारा असल मकसद ये है कि एग्ज़ाम को हैंडल करना, कि अगर ये चीज़ एग्ज़ाम में आएगी तो इसका डेटा हमें कैसे मिलेगा, क्वेश्चन किस शक्ल में होगा और हमने उसको सॉल्व किस तरह से करना है। ये वाला हमारा एरिया होगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास वो आएगी कि जनाब ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये क्या होती है और इसकी अकाउंटिंग में क्या कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है और टैक्स में इसका क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट है। और फिर उसी तरह हम इसमें ये देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है या डेटा एग्जाम में कैसे मिलेगा और हम उसको एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये चीज़ हमें इसमें वो सीखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो अगली चीज़ आएगी वो ये आएगी कि जनाब ये जो हमारे बैड डेट्स होते हैं इसका अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट होता है और टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, ठीक है। कि अकाउंट में हम इसको कैसे डील करते हैं और टैक्स में इसको किस तरह से डील किया जाता है। और अगर ये बैड डेट्स जो हमारे होते हैं ये अगर किसी और साल में जाके हमें इसकी रिकवरी हो तो फिर उस रिकवरी का अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट होगा और टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हमें ये भी देखना है कि एग्जाम में हमें ये वाला फर्स्ट ए पार्ट एग्जाम में मिला हुआ है या एग्जाम में हमें ये बी पार्ट मिला हुआ है। इन दोनों में से कौन सी चीज हमें एग्जाम में गिवन है और उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये हमारे पास आज का हमारा ये टारगेट है जिसको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। आप बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि मुझे मैसेज कर दें। मैं जैसे ही अपने टॉपिक को कंप्लीट करूंगा फिर आपके ऊपर वो मैं बात कर लूंगा। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा इशू है वो ये है कि ये अक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन मुझे नहीं याद कि एग्जाम में कभी आई हो, लेकिन आपके नोट्स में गिवन है। एक दफ़ा आपने इसको देख लेनी है। पहले मैं ज़रा इस इशू को डिस्कस करता हूँ, वन बाय वन हम अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखिएगा, हमारे पास लेट्स सपोज के एक महीना है, हम लेते हैं जून का मंथ। हमने जून में सेल की, कुछ कैश पे की। लेट्स सपोज 100 की हमने कैश में की और उधार के ऊपर भी हमने सेल की और वो की 300 की।
ठीक है, जो पैसे हमें बाद में मिल जाएंगे। तो अगर किसी से पूछा जाए भी आपकी सेल कितनी है, तो वो कहेगा जी 400, जिसके अंदर कैश भी है और क्रेडिट सेल भी मौजूद है। इसको हम कहते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई सेल हो गई, पैसे मिले या नहीं मिले, आपकी सेल कंसीडर की जाएगी। दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई साहब ये कहे कि जी आज की मेरी सेल 100 हुई है और वो क्रेडिट को कंसीडर ना करें, तो उसकी सेल कितनी गिनी जाएगी? 100 की। तो इसको हम कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें होता क्या है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी रीजन बता देता हूं कि लेट्स सपोज कि आपने 2021 में कैश में सेल की 100 की और क्रेडिट में सेल की आपने 300 की। ठीक है, अब 2022 के अंदर आपने सेल की है यहाँ पर 300 की और यहाँ पर आपने कर दी है लेट्स सपोज 500 की। तो एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपकी 400 की सेल है और यहाँ पर आपकी 800 की सेल है। लेकिन अज्यूम करें कि आपको इस साल जो कैश मिला है वो सिर्फ 100 मिला है। ठीक है, और ये जो 300 है ये भी इस साल जाके आपको मिला हुआ है। ठीक है, जो उधार पे आपने सेल की थी, तो आपको इस साल कितने पैसे मिल गए? 300 ये वाला और 300 पिछले साल वाला। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया? 600। तो आप जरा फर्क देखिएगा कि कितनी अजीब सी पिक्चर जो है ना वो प्रेजेंट हो रही है। यानी असल सेल 400 थी, लेकिन आप कितनी शो कर रहे हैं? 100। यहाँ पर एक्चुअल सेल आपकी 800 थी, लेकिन शो कितनी कर रहे हैं? 600। इसीलिए जो मार्केट के अंदर जो इस वक्त अकाउंट्स बन रहे हैं वो एक्रूवल बेसिस के ऊपर बन रहे हैं। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर अकाउंट जो है वो प्रेफर किए जाते हैं कि आप उसको बनाएं, कैश बेसिस के ऊपर ना बनाएं, क्योंकि इसमें एक साल की सेल दूसरे साल में जाके कलेक्ट हो रही होती है। इस तरह से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक चीज थी। इसी तरह एक्सपेंसेस की भी आप ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने रिपेयर की एक्सपेंस पे किया इस दफा 100 और आपने कुछ एक्सपेंसेस और थे जो भी पे नहीं किए, तो आपके 400 के एक्सपेंस गिने जाएंगे एक्रूवल बेसिस में। लेकिन कैश बेसिस में आप कहेंगे जी मेरा एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो इस साल का 100 का है। राइट। अच्छा, अब आते हैं हम अपने जी, ये बच्चा एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी आवाज नहीं आ रही। क्या ऐसा इशू आपको नजर आ रहा है जी आवाज का? क्या बाकी लोगों को आवाज का इशू आ रहा है जी? बेटा जरा अपने नेट को जरा चेक कर लें। बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है जी, तो पहली बात हमने ये कर ली। पहली बात हमने ये क्लियर कर ली कि कैश बेसिस और अप्रूवल बेसिस क्या होती है। आपने मुझे यस करते जाना है कि सर हमें कैश और अक्रूवल बेसिस की समझ आ गई है। प्लीज आप मुझे मैसेज कर दें कि सर मुझे कैश और अक्रूवल बेसिस की समझ आ गई है, फिर मैं ओके, थैंक यू। चलें जी आगे चलते हैं। अब अगला सवाल ये हमारे पास आता है कि टैक्स वालों ने अकाउंटिंग में, और टैक्स वालों ने अकाउंटिंग का तो आप छोड़ देना, हमारा उसके साथ फिलहाल कोई अभी कोई खास जो है वो लेना देना नहीं है। अभी हम अपने ऊपर आते हैं कि टैक्स वाले क्या कहते हैं। हमारा लॉ क्या कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें किस चीज की इजाजत देता है। वो क्या कहता है कि जी आप किस बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाएंगे। अब आते हैं लॉ के ऊपर कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है ये हमें क्या कहता है कि क्या आप एक्रूवल बेसिस पे जाएंगे या कैश बेसिस पे जाएंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर आते हैं। उसका जवाब ये है कि लॉ ये कहता है कि तमाम कंपनीज अपने अकाउंट्स किस पे बनाएंगी? एक्रूवल बेसिस के ऊपर। ठीक है,
कंपनी जो है वो इसके ऊपर बनाएंगी। कैश बेसिस जो है वो बना सकती हैं इंडिविजुअल और एओपी दोनों बना सकते हैं। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो एक्रूवल बेसिस ऑफ या दो दूसरे लोग जो हैं ये सारे ये बना सकते हैं, इंडिविजुअल और एओपी ये इस पे जा सकते हैं। लेकिन इनके पास ऑप्शन है कि ये चाहें तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर चले जाएं, इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, राइट। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक पर्सन जो है अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कैश बेसिस पे है तो वो चाहे तो एक्रूवल बेसिस पे जा सकता है, एक्रूवल बेसिस पे है तो वो कैश बेसिस पे भी जा सकता है। ये उसको ऑप्शन दी गई है। उसका तरीकेकार क्या है कि वो एक एप्लीकेशन पुटअप करे कमिश्नर के पास, ठीक है, कमिश्नर उसको वेरीफाई करेगा और फिर वो अपनी किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करेगा और वो अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इसके पास इजाजत है कि वो उसको चेंज कर सकता है। ये हमें जवाब भी मिल गया। अब ये बात तो हमारी क्लियर हो गई पहली अक्रूवल बेसिस ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग के, कि कंपनी जो है वो इसके ऊपर जो है वो कैश बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट्स नहीं बना सकती। अब सवाल ये है कि जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जामिनर खामोश हो, वो ना बताए कि ये अकाउंट्स कैश बेसिस पे हैं या अक्रूवल बेसिस पे हैं, तो हम किस पे चलाएंगे उसको, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर समझेंगे। खुद से कैश बेसिस के ऊपर हमने कोई अजम्पशन नहीं लेनी, हमेशा हमने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर ही इसको लेकर चलना है। ठीक होगी बात, पहली बात तो ये हमें समझ आ गई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा। अब ये मसला बन गया कि हम एग्जाम में हमें क्या आएगा। एक तो सवाल आपको ये आ सकता है कि जनाब जो है वो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस किसको कहते हैं, राइट। और आप क्या करें, बताएं कि हाउ अ पर्सन कैन चेंज इट्स टैक्स ईयर। या ये पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल और एओपी अपने अकाउंट्स किन बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, ये बात हो सकती है। अगली चीज ये देखिएगा कि हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जरा उसके बिहेवियर को हमने वो भी चेक करना है। ठीक है, अब इसको हमने कर लिया, तो अगला हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बिहेवियर है उसको हमने वो देखना है। ये आपके सामने मैंने 2 सालों का एक जो है वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। कैश बेसिस का इसका पैकेजेस लिमिटेड हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस पे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। तो इसमें पिछले साल का डेटा भी गिवन है और इस साल का भी है। इसमें सबसे पहले आपको सेल नजर आ रही है दोनों सालों की, फिर कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या चीज है, हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस उसमें ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। तो पिछले साल का देखिएगा 100,000 और इसमें से 2 लाख आपने ऐड किया 3 लाख और इसमें से 50,000 को ऐड किया तो 250 हो गया। तो आपने 5 लाख में से ये कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो 250,000 ये आ गया। अच्छा, अब जरा इसके अंदर ये देखिएगा, बिहेवियर देखें, जो असल चीज सीखने वाली है वो क्या है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस फिगर को, ये वाली जो फिगर है, इसको इंक्रीज करें ओपनिंग बैलेंस को, तो सवाल ये है कि ये वाली फिगर इंक्रीज होगी या कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो हमारा ये जो प्रॉफिट है ये कम होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना कम होगा, कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना कम होगा। हमने इस बात को जरा कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा कि इस चीज को कौन सी चीज बढ़ा रही है और कौन सी चीज कम कर रही है। देखिएगा, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज करेंगे तो ये फिगर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इससे दूसरी बात हमें ये समझ आई कि हमारा ओपनिंग स्टॉक का जो बिहेवियर है, ठीक है,
वो एक्सपेंस की तरह है। यानी आप अपने ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज करेंगे तो समझे ओपनिंग आपका एक्सपेंस बढ़ गया है। अगर आप अपने ओपनिंग स्टॉक को डिक्रीज करेंगे तो समझे आपका एक्सपेंस कम हो गया है। वाइस वर्सा यानी प्रॉफिट में होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 लाख लिख दूं, देखिएगा अगर मैं यहाँ 2 लाख लिख दूं तो डायरेक्ट मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पर ये मेरा 1 लाख रुपया कम हो जाएगा। यानी मैंने अपने ओपनिंग स्टॉक को 1 लाख से अगर इंक्रीज किया है ना तो आप देखिएगा मेरा ये प्रॉफिट जो है ये कितना हो जाएगा, 1 लाख से कम हो जाएगा। यानी आप समझें, ऐसे समझें कि मैंने ओपनिंग स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए का मजीद एक्सपेंस ऐड कर दिया है, इसका ये बिहेवियर है। ठीक होगी बात। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसको लेकर चलें कि अगर मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करूं 1 लाख रुपए से, जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा 1 लाख रुपए से तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप करके देख लें, जैसे ये 1 लाख और 2 लाख इसको अगर मैं 150,000 कर दूं तो 3 लाख में से अगर आप 1.5 लाख रुपया माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 1.5 लाख रुपया 150,000। तो यहाँ मेरे पास प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 350,000 और यहाँ पर क्या होगा 255,000, ये बढ़ जाएगा। तो इससे हमें इसके एक बिहेवियर की समझ आ गई कि अगर ओपनिंग स्टॉक मेरे एग्जाम में गिवन होगा तो मैंने उसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करना है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो मैंने उसको इनकम के तौर पे ट्रीट करना है। ये पहली बेसिक चीज आपने सीखनी है, तब आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल हल होगा। ये देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस गिनना है और क्लोजिंग स्टॉक को क्या गिनना, आपने इनकम गिनना है। ये बात पहले आपने जहन में रखनी है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है, ये मुझे बता दें ताकि फिर मैं आगे चलूं। एक एक करके चीज आज आपने मुझे क्लियर करनी है, फिर आपको मेरे लेक्चर का मजा भी आएगा और समझ भी आएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ये बात भी समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। मुझे जरा इजाजत दें, मैं जरा पानी ले आऊं। मैं साथ साथ जरा पानी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं अभी आता हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा। This conference will now be recorded. अच्छा जी, तो ये बात हम कर रहे थे, तो पहली चीज तो ये बात कंफर्म होगी कि हमारा जो है वो ये क्लोजिंग स्टॉक, ये इसकी एक वजह है, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ इसकी बहुत बड़ी वजह है जो भी मैंने आपको क्लियर करनी है कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। ये बात समझ आ गई, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, असल वजह के ऊपर आते हैं, जो मेरा असल टॉपिक है वो है। ठीक है, इसके लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा हमारी एक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। दोबारा हमें इसी बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ये कैश और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये क्या है, दोबारा इसके ऊपर आते हैं। देखें, हमारा जो मेथड है ना, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 2 तरह के काम करते हैं, या हम ट्रेडिंग करते हैं या हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम चीजों को परचेज करते हैं और फिर इनको सेल कर देते हैं। लेकिन जो साहब मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, ये याद रखें, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो चीजों को परचेज नहीं करते बल्कि चीजों को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बात हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है, जिन लोगों ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है उनको पता होगा कि मैन्युफैक्चर करते हुए 3 प्रोडक्शन जो है ना वो होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर सर्विसेज जिसको कहते हैं, और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड। हमारा ये मौजू नहीं है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये क्या चीजें हैं, हमारा इसके साथ कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। हमें सीखना है कि ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम से ही बात पूछी नहीं जाएगी टैक्स में। फैक्ट्री ओवरहेड 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं वेरिएबल
और एक को हम कहते हैं फिक्स्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब आप अज्यूम करें कि आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर आपका 100 का मटेरियल लग गया, 200 की आपकी लेबर आ गई, उसमें वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई 50 की और फिक्स कॉस्ट भी आ गई 50 की। तो आप कहेंगे कि ये जो टेबल मैंने बनाया है इसमें 300 की ये प्राइम कॉस्ट है और 100 के इसमें ओवरहेड्स लगे हैं। ओवरहेड्स हमें लें ऊपर वाले खर्चे जिसको हम कहते हैं, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 400 की। ये बात पहले समझ आ गई। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शनल बेसिस। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शनल। ये नई टर्म शायद आपके लिए हो, एब्जॉर्प्शनल, यानी इसने फिक्स एसेट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शनल बेसिस कहते हैं। ठीक होगी बात। लेकिन एक और अप्रोच भी है, वो कहती है कि आप मटेरियल भी लें, लेबर भी लें, वेरिएबल ओवरहेड लें, लेकिन फिक्स को ना लें। तो फिर मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 350,000। इसको कहते हैं मार्जिनल अकाउंटिंग या मार्जिनल बेसिस। मार्जिनल बेसिस हमने उसमें से निकाल दिया, ये कर दिया। ये दो बातें नई टर्म आपने याद रखनी है कि एक है एब्जॉर्प्शनल बेसिस और दूसरी है मार्जिनल बेसिस। एक है एब्जॉर्प्शनल बेसिस और दूसरी क्या है? मार्जिनल बेसिस। ये भी मुझे कंफर्म करें आपको समझ आ गई। ये आपको एग्जाम में इसकी कैलकुलेशन मेरा नहीं ख्याल आएगी, लेकिन बस आपको पता होनी चाहिए कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल बेसिस क्या होती। ठीक हो गया। चलें जी, आगे चलते हैं। मैंने क्यों आपको पढ़ाया, मकसद क्या है? अब मकसद सुनिएगा कि इसका मकसद क्या था। लॉ ये कहता है कि वो पर्सन जो अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे तैयार करेंगे, ठीक है, वो जो स्टॉक की कॉस्टिंग करेंगे, जाहिर बात है कि जब आपने एक चीज बनाई है, ये देखें ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप डालेंगे ना कि भाई ये मेरे पास या परचेजेस कहेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लेकर जाएंगे, तो इसको आपने बताना है ना ये 3 लाख कैसे बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, ये जो मेरे पास चीजें नहीं बिकी इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, बताना पड़ेगा ना आपको। ये 5,50,000 रुपया कैसे बना? तो फिर उसके लिए लॉ ने कहा कि जब आप इस क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन करेंगे, जाहिर बात है इस साल का क्लोजिंग होगा तो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो वो कहता है कि वो लोग जो अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं, वो अपनी जो कॉस्टिंग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, वो एब्जॉर्प्शनल बेसिस पे करेंगे। ठीक है। और जो कैश बेसिस पे होंगे उनके पास ऑप्शन है, वो चाहें तो एब्जॉर्प्शनल पे चले जाएं, चाहें तो मार्जिनल पे चले जाएं। ये तो हो गया कानून, लॉ ये कहता है। सवाल ये है कि मुझे क्या है, मेरी गर्ज ये है कि एग्जाम में क्या आना है, एग्जाम में मुझे डेटा किस तरह से मिलेगा। असल सवाल ये है जिस पर हमने पहुंचना था। असल सवाल ये है कि भाई मेरा कंसर्न तो ये है, ये बात मुझे समझ आ गई। अगर थियरी में मेरे से ये बात पूछी जाएगी कि जनाब अगर कोई साहब एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बताएंगे कि अपना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस पे लेकर चलेंगे? एब्जॉर्प्शनल पे लेकर चलेंगे। और अगर वो कैश पे है तो उनके पास ऑप्शन है कि एब्जॉर्प्शन पे चले जाएं या मार्जिनल पे चले जाएं। कैसे मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट किया जाएगा? कंपनीज एक्रूअल बेसिस पे जाएंगी, इंडिविजुअल एओपी के पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो कैश पे चले जाएं, चाहे तो चले जाएं। ये तो मेरी थ्योरी आ गई। अब है न्यूमेरिकल का हिस्सा। न्यूमेरिकल में मुझे क्या चीज आएगी, न्यूमेरिकल मुझे कैसे आएगा और मैं कैसे लेकर चलूंगा, देखिएगा। अब उसके ऊपर बात करते हैं कि एग्जाम में डेटा कैसे मिलेगा। अब आते हैं एग्जाम के ऊपर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बात करते हैं। एग्जामिनर, हम इसी को जरा फोकस करते हैं। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसको लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब इस बात को आपने बड़ी तसल्ली के साथ सुनना है कि मैं क्या कहने लगा। एग्जामिनर हमें ये कहता है कि कंपनी के अंदर लोग उन्होंने अकाउंटिंग की,
वो अकाउंट्स बना रहे थे एक्रूअल बेसिस पे। ये बात बड़ी ध्यान से आपने सुनी, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट्स बना रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको मार्जिनल बेसिस पे रखा हुआ था, मार्जिनल बेसिस पे उन्होंने उसको रखा हुआ था। अब टैक्स वाले तो हमें कहते हैं कि भाई नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें किस पे क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था, आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था एब्जॉर्प्शनल बेसिस के ऊपर। ठीक है, जाहिर बात है जब एग्जामिनर ऐसी बात करेगा तो फिर हमें ये डेटा भी बताएगा कि डेटा है क्या। आप अज्यूम करें कि हम बात कर रहे हैं 2021 की, और ये जो अमाउंट्स हैं ये आपके पास कौन से हैं, ये मार्जिनल बेसिस पे है। ठीक है, उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है, और वो कहता है कि ये जो स्टॉक आपको मिल रहा है ये किसके ऊपर है, मार्जिनल के ऊपर है। लेकिन वो कहता है, आपको नोट्स में बताता है जाके कि अगर इसकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्टिंग हम एब्जॉर्प्शनल पे करते तो फिर हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था वो होता 120,000 और क्लोजिंग स्टॉक होता हमारा 80,000 का। अगर हम इसको सही करते तो ये वाली अमाउंट होती। इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पर ये फिगर गलत है, ये फिगर दोनों गलत है, हमें इसकी जगह पर सही फिगर को इनकॉर्पोरेट करना था। लेकिन सवाल ये है कि हम तो अपना सवाल जो है वो नॉर्मली जो स्टार्ट करते हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, इसके अंदर क्या करनी होती हैं, एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। असल पॉइंट ये है जिसको हमें अब समझना है, इसको जहन में लेकर आना है। ये देखिएगा, अब देखें, हम कहते हैं कि ये जो 150,000 है इसके अंदर ये वाली अमाउंट माइनस हुई हुई है, ओपनिंग स्टॉक क्योंकि एक्सपेंस है ना, और क्लोजिंग स्टॉक इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ हुआ है। तो बड़ा आसान तरीका है, जो चीज माइनस हुई है उसको ऐड कर दें, और जो ऐड हुई है उसको क्या कर दें, माइनस। चलें, हम एग्जाम में लेट्स सपोज कि हमने यहाँ से सवाल किया, तो हम सवाल में लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। तो हम यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक हो गया, और यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या था, माइनस हुआ था, इसको ऐड कर दें। क्लोजिंग स्टॉक ऐड हुआ था, इसको क्या कर दें, माइनस। जो चीज गलत है उसको एडजस्ट कर दिया। असल में क्या चीज माइनस होनी चाहिए थी, दिस वन। ठीक है, इसको माइनस कर दें। असल में क्या चीज ऐड होनी चाहिए थी, 80,000, इसको ऐड कर दें आप। तो देखिएगा इसमें क्या आएगा आंसर, यहाँ 20,000 माइनस हो गया, और यहाँ पर जो है वो 30,000 ऐड हो गया। अज्यूम करें कि इस सवाल के अंदर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, तो हमारा जो प्रॉफिट है, हम कहें कि ये हमारे पास प्रॉफिट है, इसको टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करें, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट होके कितना आ गया, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स अगर आप इनकॉर्पोरेट करें तो ये बन गया 165,000। बजाय हमने इसको रीस्टेट करने के, क्योंकि नॉर्मली हम एग्जाम में इसको रीस्टेट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, इसको एडजस्टमेंट डालते हैं, तो हमने उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। जो चीज गलत माइनस हुई थी उसको ऐड कर दिया, जो चीज ऐड हुई थी उसको माइनस कर दिया, जो ऐड होनी चाहिए थी उसको ऐड किया, जो माइनस होनी चाहिए थी उसको माइनस किया। यहाँ तक मुझे बताएं, ये जो मैंने आपको असूल बताया है ये आपको समझ आ गई है, फिर आगे चलें। ओके, थैंक यू। ये बात हमें समझ आ गई। इसको जरा समराइज करें तो हमें समझ आई कि हमारे पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे भी बना सकते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे भी बना सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर बात ये की
कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या मुराद है। हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या मुराद है कि आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एक साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक वो होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा इसके ऊपर एक और बात को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आ चुकी हुई है। अब ये बात जरा अगली, ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर समझे एक्स, जो एग्जाम में आपको समझ आ गई, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है। अब आते हैं पॉइंट बी के ऊपर, चेंज ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। वो कहता है कि ये एक कंपनी नहीं है, अज्यूम करें ये पैकेजेस लिमिटेड नहीं है, ये है नूर एंटरप्राइजेस है, ये एक एओपी है, और ये हमेशा से अपने अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पे बनाती आ रही थी। यानी इसका 2021 जो था वो किस पे था, कैश बेसिस पे। तो उसने 2022 में सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपने अकाउंट जो है वो किस पे बना लूं, एक्रूवल बेसिस पे, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो इसने अप्लाई किया कमिश्नर को, कमिश्नर ने इसको इजाजत दे दी कि इस साल के तुम अकाउंट जो है वो किस पे बना लो, एक्रूवल बेसिस पे बना लो। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। अच्छा, एग्जामिनर आपको कहता है कि ये जो आपका स्टॉक है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये अभी तक मार्जिनल पे ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कहता है वो, ये आपका जो स्टॉक है अभी तक किसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये मार्जिनल पे पड़ा हुआ है। जबकि यहाँ तक तो ठीक था, ये वाला आपका मार्जिनल पे था, ठीक था, ये आपका मार्जिनल पे था, वो ठीक था। लेकिन अब चूंकि उस वक्त तो आप कैश पे थे, तो मार्जिनल बेसिस जो है ना वो चल रही थी। अब चूंकि आप एक्रूवल पे आ गए हैं, तो अब आपको एब्जॉर्प्शनल पे जाना है। ठीक है। उस एग्जामिनर ने आपको इनकी वैल्यूज भी बता दी। उसने कहा कि ये जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक की, ये मार्जिनल की वैल्यू है जो उसने इनकॉर्पोरेट की है, जब एब्जॉर्प्शनल पे उसकी वैल्यू जो है अगर होती तो इसकी होती 60,000 और इसकी होती 1,00,000 रुपया। और एग्जामिनर खामोश हो गया। दोबारा सुनिएगा, उसने कहा कि ये पिछले साल में ये अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे थे, इस साल इनको इजाजत मिल गई है कि आप एक्रूवल बेसिस पे करें। बिल्कुल ठीक हो गया, हमने कहा ठीक है। और फिर एग्जामिनर हमें कहता है कि इसके जो इस साल के ओपनिंग और क्लोजिंग हैं वो किस के ऊपर हैं, मार्जिनल के ऊपर हैं, अभी तक उनको एब्जॉर्प्शनल पे नहीं लाया गया। जबकि इनकी अगर एब्जॉर्प्शनल पे कॉस्टिंग की जाती क्लोजिंग स्टॉक की तो वो होती 60,000 और 1,00,000 रुपया, और एग्जामिनर खामोश हो गया। दोनों में फर्क सुनिएगा। अब हमें क्या दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक को भी और क्लोजिंग स्टॉक को भी? द आंसर इज नो। नो क्यों? क्योंकि ये जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि इस साल के अकाउंट कैश बेसिस पे बन रहे थे, तो ये मार्जिनल बेसिस के ऊपर बिल्कुल ठीक था। और एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। लिहाजा हमें अब इस एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट नहीं करना, हमें इस साल किस एडजस्टमेंट को करना है, इसको, क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसके मुताबिक होना चाहिए था। समझ आ गई बात की? तो लिहाजा ऐसे सवाल में जिसमें कि चेंज आई है, उसके अंदर हमें एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, फिर हम अपने ओपनिंग स्टॉक को कुछ भी नहीं करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को नहीं करेंगे क्योंकि वो ठीक है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगी। ये मैंने आपको वाई पॉइंट बताया। अगर एग्जाम में दोबारा सुने, मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं हो रहा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये वाला तरीकेकार जो था वो ठीक था कि हमने एक्रूवल पे जब अकाउंट्स बनाए तो अपने क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों को सेट किया, हमने दोनों को सेट किया। लेकिन जब उसने कहा कि ये कैश एक्रूवल बेसिस पे आ रहा है, तो फिर हमने कहा भी ओपनिंग स्टॉक तो ठीक है, क्योंकि पिछले साल ये अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहा था, और कैश बेसिस के ऊपर मार्जिनल बेसिस बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, तो हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। ये बात मुझे बताइएगा, ये आपको समझ आई है? अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, ये बात भी हमें समझ आ गई।
मैं जरा ये अरेज कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, एक और चीज भी देखिएगा। अब एक और चीज मैं आपको बताने लगा कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ये वाला, अब मैं दोबारा इसी के ऊपर आ रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका, लॉ ये कहता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक, अब इसके अंदर जो है वो बात बड़ी क्लियर की जा रही है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक को आप कंपेयर करेंगे मार्केट में नेट रिलाइजेबल वैल्यू के साथ। NRV, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये आप इसको सादा अल्फाज में समझ लें कि अगर आप उस एसेट को बेचें तो वो बिक के आपको नेट क्या अमाउंट देगा, इसको NRV कहते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। कि सेल करके जो आपको बचेगा वो क्या बचेगा, क्या पैसे आपको मिलेंगे, उसको NRV कहते हैं। लॉ ये कहता है कि ये जो आपकी कॉस्ट है ये आपकी NRV से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर NRV से ज्यादा है तो इसको कम कर दें। समझ आ रही है मेरी बात की? बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब जरा वन बाय वन करके इसको हम चलते हैं। क्या मैंने आपको रूल बताया है कि आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका क्या होना चाहिए, NRV से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी दूसरे अल्फाज में कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका ये होना चाहिए, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब अज्यूम करें कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2022 की, इसके ऊपर हम बात करें। एग्जामिनर हमें बताता है कि ये जो कॉस्ट है इसकी NRV ये है, इसकी NRV 70,000 है और इसकी NRV जो है वो 1,00,000 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी स्टॉक जो है वो किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। तो भाई बात ये है कि NRV चूंकि हमारी ज्यादा है इसलिए हम ना इसका कोई ट्रीटमेंट लेंगे ना कोई एडजस्टमेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टॉक जो है वो लोअर पे स्टेटेड है, ऑलरेडी हमारा स्टॉक जो है वो लोअर पे स्टेटेड है, इसलिए हमने कोई स्टेटमेंट इसमें एडजस्टमेंट नहीं डालनी। ये बात समझ आ गई? अच्छा चलें, मैं इसको चेंज करता हूँ। एग्जामिनर कहता है कि इसकी जो ओपनिंग स्टॉक की NRV है वो 40,000 है और क्लोजिंग स्टॉक की जो है वो 60,000 है। अब हमारा स्टॉक गलत पड़ा हुआ है, अब हमारा स्टॉक क्या पड़ा हुआ है, गलत पड़ा हुआ है, क्योंकि लोअर वैल्यू ये वाली थी, लोअर वैल्यू ये वाली थी, हमें इसके ऊपर इसको स्टेट करना था। लिहाजा अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक जो इसमें माइनस हुआ था इसको क्या करेंगे प्लस, ये ऐड हुआ था इसको क्या करेंगे माइनस, इसको अपने स्टॉक में माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे। यानी जो चीज गलत थी अब गलत है ना भाई, ये ज्यादा अमाउंट है, हमें लोअर लोअर अमाउंट लेनी थी। इन दोनों में से लोअर कौन सी है, ये वाली। इन दोनों में से लोअर कौन सी है, ये वाली। तो अब इसका मतलब हमारा ये स्टॉक गलत पड़ा हुआ है। अब दोनों की एडजस्टमेंट हमें डालनी पड़ेगी, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा और सही वाली वैल्यू जो है इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलें एक और बात करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि अगर इसकी NRV इसकी होती 70,000 और इसकी होती हमारे पास 50,000, ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट किसकी डालेंगे, देखिएगा इन दोनों में से लोअर अमाउंट आनी थी ना हमारे पास, तो ये तो ठीक है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं डालनी, ये वाली अमाउंट गलत थी। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो इसमें ऐड हुआ है इसको माइनस करेंगे और इसको लेस करेंगे, तो यहाँ सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट डालेंगे, इसकी एडजस्टमेंट नहीं डालेंगे। दोबारा अपने कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि इसमें क्या हमें बताया जा रहा है कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए। इससे पहले हमने ये बात सीखी
कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल पे होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना होगा आपने, एब्जॉर्प्शनल पे, क्योंकि हम अपने नॉर्मली अकाउंट किस पे बनाते हैं, अक्रूवल पे बनाते हैं। मैं क्लोजिंग स्टॉक की ही एडजस्टमेंट की बार बार बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब अगर ये बात भी आपको समझ आ गई तो मुझे बता दीजिएगा कि सर इस बात की भी समझ आ गई, मैं फिर इसके आखिरी इशू की तरफ चलूँ। जी बेटा, रेस्ट ऑफ द क्लास। ले मेरा बेटा, आखिरी जो इशू है, आखिरी इसका इशू है फाइफो वाला। फाइफो वाला वो इशू हमारे पास रह गया। अच्छा ये मैं चीज बता दूं कि एग्जाम में कभी ये सारे इशू इकट्ठे डिस्कस नहीं हुए, इनमें से कोई एक चीज क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर वो बात करता है, ये मैं आपको बता दूं। उसने सारे इशू कभी डिस्कस नहीं किए, ये बात पहले ज़हन में रखिएगा। कोई एक इशू जो है वो डिस्कस किया उसने आज तक, इसलिए फिलहाल मैं उससे ज्यादा केस को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, ताकि मजीद कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो क्रिएट ना हो। फाइफो क्या होती है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक मिनट जी, मैं जरा पानी पी लूं थोड़ा सा। अच्छा ये लफ्ज आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सुना होगा, जो पहली चीज है वो पहले निकालें। ये आपको चीज बेकरीज के ऊपर मिलेगी, ये चीज आपको जो है ग्रोसरी पे ज्यादा मिलती है, कि वो आइटम्स जिनकी एक्सपायरी जल्दी होती है वो पहले उसको निकाल दें। वो आइटम्स जिनकी एक्सपायरी जो है वो जल्दी होती है उनको पहले निकालते हैं, और जिनकी एक्सपायरी ज्यादा हो उनको बाद में निकालते हैं। जो यानी जो पहले आई है उसको पहले, यही असूल आपको लाइनों में भी मिलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बंदा पहले आएगा उसको टिकट पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। आप क्लास में एनरोलमेंट करवाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट ऑन फर्स्ट बेसिस, जिसको हम कहते हैं जो पहले आएगा उसको पहले रखा जाएगा, इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, चलें अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये फाइफो क्या है। लॉ ये कहता है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फाइफो या वेटेड एवरेज के ऊपर होना चाहिए। मैं अभी फाइफो की बात करता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका हुआ है। फिलहाल जो चीज एग्जाम में फिलहाल आई, मैं अभी उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास खास मुख्तलिफ दिनों में, ये मैंने अपने डेज लिखे, मेरे पास डे एक्स है, डे वाई है, डे जी है, डे के है। मैंने यहाँ पर कुछ परचेजेस की, अगर तो मैं ट्रेडर हूँ या मैन्युफैक्चरिंग हूँ तो मैन्युफैक्चर्ड हूँ तो मैंने उसको बनाया है। मैंने 100 यूनिट्स पहले बनाए, वाई डे के अंदर मैंने 200 यूनिट्स बनाए, जी के अंदर मैंने फिर जो है वो 300 यूनिट्स मैंने ये बनाए, के में जाके मैंने सेल कर दी। ठीक है, के में जाके मैंने क्या की, सेल कर दी। के में मैंने सेल कितनी की, मेरे पास टोटल थे जी 600 यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने सेल कर दी 400 यूनिट्स। कितनी कर दी, 400 यूनिट्स की सेल की। मैंने जो एक्स यूनिट्स बनाए थे, ये एक यूनिट मेरा बना था 10 रुपए का, जो वाई यूनिट था ये बना था 11 रुपए का, और जो जी यूनिट था ये बना था मेरा 12 रुपए का। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये जो 400 यूनिट्स मैंने बेचे हैं, ये बेचे हैं मैंने 20 के, तो ये मेरी सेल कितनी हो गई, 8000। अब सवाल ये था कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। जाहिर बात है कि आपको आपके उस्ताद ने पढ़ाया होगा
अकाउंटिंग में कि अगर सेल 400 है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कितनी होगी, 400 ही होगी। लेकिन सवाल ये है कि अब ये कौन से यूनिट हैं जो बिके हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल मैंने इसमें से क्या करनी है, माइनस करनी है। अज्यूम करें कि मेरा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिलहाल कोई नहीं है, ये मैंने देखना है। तो फाइफो मेथड ये कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये 100 यूनिट आपके बिके, फिर आपके ये 200 यूनिट बिके, राइट, और बाकी के बचा 100, तो 100 यूनिट्स ये वाले हैं। तो मैं कहूंगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 100 इंटू 10, 200 इंटू 11 और 100 इंटू 12। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1000, और ये आ जाएगा जी मेरे पास 2200, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा 1200। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल होगी, ठीक है जी। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो इसके अकॉर्डिंगली बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए आपका इस वक्त क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो आप कहेंगे जी मेरा क्लोजिंग स्टॉक 600 में से ये वाले यूनिट जो आखिर में बचे हुए हैं वो ये वाले हैं। तो आप कहेंगे जी 200 इंटू 12 जो है ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ये किन यूनिट्स के लिए अजम्पशन ली जाती है, ऐसे यूनिट्स जिनकी जो आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड है, सिमिलर यूनिट्स हैं। जैसे बेकरी में वो आपकी पड़ी हुई है, ब्रेड पड़ी हुई है, वो सारी सेम है, बन पड़े हुए हैं वो सारे सेम है, बिस्किट सेम पड़े हुए हैं। तो सिमिलर आइटम जो होती है ना, उनकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है। आजकल जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, ये उसकी बात की जा रही है कि उसके लिए आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, फाइफो। तो अगर अच्छा, एक होता है लाइफो भी होता है। लाइफो ये होता है कि अगर आपसे कहा जाए जी लाइफो बेसिस क्या है, तो आप ये कहेंगे कि पहले 300 ये मेरे बिके हैं और उसके बाद 100 ये बिका है। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो आप कहेंगे 100 ये पड़े हुए हैं और 100 ये पड़े हुए हैं। तो इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, आप लिखेंगे 100 इंटू 10 1000 और 100 इंटू 11 1100। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा 2100 का। तो आप देखें कि फाइफो के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक और आ रहा है और लाइफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है, अंडरस्टैंड। तो लाइफो हमें जो है वो लॉ इजाजत नहीं देता। तो बात करने का मकसद है कि अगर एग्जाम के अंदर हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि एग्जामिनर हमें कहे कि ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है, ये फाइफो या वेटेड एवरेज की बजाय किसी और बेस पे किया गया है, तो आप उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, आप उसको एडजस्ट करेंगे। समझ आ रही मेरी बात की, दोबारा सुन लीजिएगा, बिल्कुल तरीकेकार वही होगा कि अगर आपको ये कहा जाए, अच्छा इसके अंदर लोअर और हायर को नहीं देखना प्लीज, इसमें लोअर और हायर को बिल्कुल नहीं देखना। अगर आपको जैसे कि ये आपको बताया जाए कि ये आपका स्टॉक जो है ये लाइफो के ऊपर है और आपका फाइफो के ऊपर आपको बताई जाए, ये लाजमी दूसरी ऑप्शन गिवन होगी एग्जाम में, और वो कहा जाए कि इसकी फाइफो बेसिस पे 30 है और इसका फाइफो बेसिस पे 1 लाख रुपए है। तो यहाँ आप इसको भी एडजस्ट करेंगे, ये माइनस हुआ इसको ऐड करेंगे, ये ऐड हुआ इसको माइनस करेंगे, इसको आप माइनस करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, ऐड। इसकी दोनों की एडजस्टमेंट लाजमी डालनी, इसकी दोनों की एडजस्टमेंट लाजमी डालनी पड़ेगी क्योंकि दोनों गलत है। दोनों को फाइफो या वेटेड एवरेज पे होना चाहिए था। हाँ, अगर वो ये कहे कि ये वाला जो स्टॉक है, आपका जो ओपनिंग स्टॉक है, ये सही है, ये फाइफो पे ही है, लेकिन ये लाइफो पे पड़ा हुआ था, तो फिर उसी को ठीक करेंगे। तो बात करने का जो मकसद था मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, कि यही एक बात थी कि आपने एक तो एग्जाम के अंदर ये 3 ही चीजें आज तक मेथड ऑफ अकाउंटिंग की टेस्ट हुई हैं न्यूमेरिकल में, इसके अलावा चौथी चीज मुझे को नजर नहीं आई कि या तो स्टॉक है, कॉस्ट गिवन है एग्जाम में और एनआरवी है, विच एवरेज लोअर लेनी पड़ेगी। एक चीज, अगर आपका स्टॉक मार्जिनल पे है, अपने अकाउंट से एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फाइफो या वेटेड एवरेज पे है तो ठीक है, वरना किस पे करना पड़ेगा, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। दोबारा सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करूं। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी पे पड़ा हुआ है, विच एवरेज लोअर पे पड़ा है, तो नो प्रॉब्लम, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी।
ठीक हो गया। आगे सुनिएगा, अगर आपका स्टॉक जो है अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट्स बना रहे हैं, एब्जॉर्प्शनल पे पड़ा हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर आपका स्टॉक फाइफो या वेटेड एवरेज पे पड़ा हुआ है सिमिलर आइटम्स के लिए, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अदरवाइज आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। ये था हमारा पार्ट 1 जो हमने कंप्लीट किया। इसमें अगर आपको समझ आ गई है बताइएगा, क्योंकि अब न्यूमेरिकल इसकी बेस के ऊपर, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसकी बेस के ऊपर आएंगे। इसको आज आपने अच्छी तरह रट लेना है, इसको समझना है। जी, इस ओके जी। बाकी लोगों का मुझे मैसेज नहीं आ रहा।